हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी। आज हम सॉल्व कर रहे हैं दंगल के थर्ड पेपर का। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से देखें। इफ हार्मोन बी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन वाई, एक कोई भी हार्मोन बी है वो किसको इंक्रीज करवा रहा है? हार्मोन वाई को। increases the secretion of hormone Y, then which of the following option is correct with reference to negative feedback mechanism? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा? तो इसमें नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जैसे बी है वो वाई को स्टिमुलेट कर रहा है, वाई के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे बी का सिक्रेशन होगा वैसे वैसे वाई सिक्रीट होता जाएगा, लेकिन जैसे ही वाई का सिक्रेशन इंक्रीज होगा, वाई का सिक्रीशन इंक्रीज होने के बाद बी को नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि वो और आगे वाई का सिक्रीशन नहीं होने दे। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसको कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ वाई ऑलवेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ बी। ये पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। Y का सिक्रीशन एंड इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ Y ऑलवेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ B। Y का सिक्रीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है? B के सिक्रीशन को और ज्यादा इंक्रीज करवा रहा है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, नो नेगेटिव फीडबैक। तो ये गलत है। नो इफेक्ट ऑफ Y ऑन सिक्रीशन ऑफ B, कि Y का सिक्रीशन B पे नहीं हो। नो इफेक्ट ऑफ Y ऑन सिक्रीशन ऑफ B, Y का B के सिक्रीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव फीडबैक होगा ही नहीं फिर। एन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ वाई, वाई का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया। एन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ वाई रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ बी। ये क्या करे? वाई का सिक्रीशन इंक्रीज होते ही जो है वो क्या करे? बी के सिक्रीशन को इनिबिट कर दे, तो वो नेगेटिव सिक्रीशन होगा, रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ बी। तो ये करेक्ट होगा इसका आंसर, कि इसका कंसंट्रेशन या इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा वाई का, तो ये क्या करेगा? बी के सिक्रीशन को इनिबिट कर देगा, रोक देगा, तो बी का सिक्रीशन कम हो जाएगा। ए डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ बी ऑलवेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ वाई। गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो क्या जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट जाएगा। अगले पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 92। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये आपको स्टेटमेंट देखने हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। डाइट में कंटिन्यू आयोडीन की डेफिशिएंसी या कमी है टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इससे क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर फूड में रह रही है, इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा? सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। तो डाइट लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंपल ग्वाइटर का सिम्टम है। स्टेटमेंट बी, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस क्रिटिनिज्म इन द बेबी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होती है प्रेगनेंसी के टाइम, अगर लेडीज है उसमें प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसमें यूट्रस में डेवलप होने वाला जो बेबी है, फीटस है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो क्रेटिन्स टाइप के बेबी को जन्म देगी। तो ये क्रेटिनिज्म होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस क्रेटिनिज्म इन द बेबी, करेक्ट है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दोनों में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आना चाहिए? थर्ड आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 93 में देखिए आप एसर्शन दे रखा है ड्यू टू सीवियर इंजरी ब्लड लॉस कैन लीड टू लो ब्लड प्रेशर। सीवियर इंजरी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कट लग गया बड़ा, ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा? सीवियर ड्यू टू सीवियर इंजरी ब्लड लॉस कैन लीड टू द लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा ब्लड लॉस के कारण, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जो लाइफ थ्रेटनिंग या जीवन के लिए खतरनाक घातक हो सकता है। तो ये क्यों हो सकता है? घातक क्यों हो सकता है? इसका क्या कारण है? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस के कारण से बीपी डाउन हो गया,
और जब बीपी लो हो जाता है उस कंडीशन में प्रॉपर या सफिशिएंट ब्लड की सप्लाई बॉडी ऑर्गन्स में, वाइटल ऑर्गन्स में नहीं हो पाती और वो काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए आदमी की डेथ हो सकती है। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, ये लो ब्लड प्रेशर अगर हो गया, ऑर्गन्स डू नॉट रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑर्गन्स में सफिशिएंट अमाउंट जो है वो ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा या ऑर्गन्स प्रॉपर ब्लड रिसीव नहीं कर पाएंगे और वो वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, जिसके कारण आदमी की डेथ हो सकती है। इसीलिए ये कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इसीलिए वो थ्रेटनिंग है। तो ये इसमें दोनों ही करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है। और इसके साथ साथ आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि लो ब्लड प्रेशर है वो लाइफ थ्रेटनिंग क्यों होता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग होने का कारण क्या है कि उनके अंदर ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई बॉडी ऑर्गन्स में नहीं कर पाएगी और वो वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, जिससे आदमी की डेथ हो सकती है। क्लियर है यहां तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाना चाहिए, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कौन से ऑप्शन में आना चाहिए, फोर्थ। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे देखें 94, क्वेश्चन नंबर 94 में देखें, विच हार्मोन व्हेन सप्लीमेंटेड विद अदर ट्रीटमेंट्स प्रिवेंट graft rejection after kidney transplantation and can save the life of the patient who is showing the sign of inflammation due to immune response। इम्यून रिस्पॉन्स के कारण जो है वो इन्फ्लामेशन भी शो कर रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ्टिंग की जा रही है उस ग्राफ्टिंग को एक्सेप्ट करने के लिए इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, विच हार्मोन व्हेन सप्लीमेंटेड विद अदर ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इस ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको और क्या दिए जाने चाहिए जिसके कारण से वो ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर सके, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को वो एक्सेप्ट कर सके। उसके लिए आपको ध्यान है कोर्टिसोल दिए जाते हैं। वो कोर्टिसोल जो है वो क्या होता है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में उसको लंबे टाइम के लिए कोर्टिसोल दिए जाते हैं। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और इम्यूनो सप्रेसेंट भी होता है। तो कोर्टिसोल इसके लिए यूज किया जाएगा, जो किससे सीक्रेट होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन है। क्लियर? इसके बाद देखें 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हॉर्मोन्स अफेक्ट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में स्किन के पिगमेंटेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। स्किन पिगमेंटेशन को इफेक्ट करने वाले हार्मोन्स में कौन कौन से होते हैं, एक पीनियल ग्लैंड का हार्मोन मेलेटोनिन और एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन एमएसएच है। तो एमएसएच और मेलेटोनिन ये दोनों ही हार्मोन जो है वो पिगमेंटेशन को इफेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाना चाहिए, इसका सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो मेलेटोनिन हो सकता है और दूसरा इसके लिए एमएसएच हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखें 96, इन ए चाइल्ड ऑफ 15 ईयर एज फ्रैक्चर अकर्ड आफ्टर ए माइनर फॉल। 15 साल के बच्चे में छोटी सी भी अगर चोट लग जाती है, कहीं गिर जाता है, तो उसके कारण उसमें हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती है। हिज बोन मास वाज डायग्नोज्ड टू बी बिलो ऑप्टिमम लेवल। बोन मास को डायग्नोज किया तो वो बिलो ऑप्टिमम लेवल है, कैल्शियम लेवल उसमें बहुत ही कम था, जिसके कारण उसमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा थे। विच हार्मोन शुड बी इंजेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फॉर इंक्रीजिंग बोन मास। अब बोन मास को इंक्रीज करने के लिए, कैल्शियम साल्ट को बोन के अंदर इंक्रीज करने के लिए उसको कौन से हार्मोन दिए जाने चाहिए। तो उसके लिए हार्मोन जो है वो कौन सा दिया जाना चाहिए उसको, टीसीटी। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा, बोन मास के अंदर ब्लड लेवल को, इस कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। और पैराथ हार्मोन है वो जस्ट अपोजिट काम करता है। पैराथ हार्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और बोन मास के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देगा। क्लियर यहां तक? इसलिए कौन सा दिया जाना चाहिए, इसके लिए उसको थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है उसको इंजेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि बोन मास को इंक्रीज कर दे, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर दे। तो ब्लड से कैल्शियम लेवल को किसमें क्या करवाएगा, ये उसका रिजॉर्प्शन करवाएगा, इसका बोन मास के अंदर कैल्शियम आयनों का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन। क्लियर? 97, थायरोक्सिन इज सिमिलर टू ग्लूकोकोर्टिकोइड्स विद रिस्पेक्ट टू। थायरोक्सिन
ग्लूकोकोर्टिकोइड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो उससे क्या सिमिलरिटी शो कर रहा है? पहला देखें, सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने में कोर्टिसोल तो काम आता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड काम आता है, लेकिन थायरोक्सिन काम नहीं आता, तो ये नहीं हो पाएगा। केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि केमिकल नेचर में अगर दोनों में देखें, कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन है, जबकि थायरोक्सिन है वो ट्राईआयोडोथायरोनिन है, वो एमिनो एसिड डेरिवेटिव कह सकते हैं उसको, तो ये ट्राईआयोडोथायरोनिन है, और कोर्टिसोल जो है वो एक स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये केमिकल नेचर में भी सेम नहीं है, गलत है। स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, ये सही है। थायरोक्सिन भी आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और कोर्टिसोल भी आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो ये करेक्ट है। कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी दोनों कंट्रोल करते हैं, थायरोक्सिन भी करता है और ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिसोल भी करता है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे इसके। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? सी एंड डी, ये दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। 97 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 में। इसके बाद देखें 98 में आप देखें, कंसिडर द गिवन फीचर। इन फीचर्स को आपको देखना है। पहला, प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। पहली बात तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स की जो प्रेजेंस है वो आपने देखा है रेप्टिलिया क्लास के अंदर होती है। क्लियर यहाँ तक? तो पहला पॉइंट, इससे थोड़ा सा आइडिया लगा अपने को, रेप्टिलिया की बात कर रहा है। अगले में आ जाए, नंबर ऑफ चेंबर्स इन हार्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फ्रॉग्स हार्ट। फ्रॉग के हार्ट में कितने चेंबर होंगे? 3 चेंबर होंगे। बात क्या कर रहा है ये? नंबर ऑफ चेंबर्स इन हार्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फ्रॉग्स हार्ट। फ्रॉग के हार्ट के इक्वल जो चेंबर है वो इसके हार्ट में होंगे, इसका मतलब वही रेप्टिलिया की बात होगी। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिटेकुला। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब सिटेकुला की तरह। सिटेकुला में कैसा होता है? सिटेकुला में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब सिटेकुला की तरह जो है वो इसमें मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसका मतलब कौन सा हो गया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। इसका मतलब पूरी तरीके से बात जो है वो किसकी हो रही है? यहाँ रेप्टिलिया क्लास की बात हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑल ऑफ द वो गिवन फीचर्स आर ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स। पहले में आप देखें, स्ट्रूथियो एवीज है, राना एम्फीबिया है, गलत हो गया। बात किसकी कर रहा है? रेप्टिलिया की। टेस्ट्यूडो रेप्टिलिया, हेमिडेक्टिलस रेप्टिलिया, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, रेप्टिलिया क्लास के। कैमिलियन क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस में क्या होंगे? 4 चेंबर डाइट होता है। कैमिलियन कैलोटिस होते रेप्टिलिया है, लेकिन इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा? ये इनमें जो है वो 3 चेंबर डाइट है, लेकिन क्रोकोडिलस होगा, क्रोकोडिलस में कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर डाइट होते हैं, तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया। सैलामेंडर एम्फीबिया 3 चेंबर डाइट है, क्लियर। और इक्थियोफिस, ये इनके अंदर जो है वो एम्फीबिया है, 3 चेंबर डाइट है, लेकिन इसमें आगे जो है वो क्या दे रखा है? मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन में, और इसके अंदर जो है वो एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ये नहीं होंगे, इसलिए ये भी गलत है। तीनों फीचर्स जिसमें हो वो कौन सा रहेगा इनमें? टेस्ट्यूडो एंड हेमिडेक्टिलस होगा, तो सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 99 में आप देखें, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू। करेक्ट देखना है विद रेफरेंस टू बेटा, मिक्सिन एंड किलोन। बेटा किसका मेंबर है? इटा जो है वो एक ओस्टिक्थिस फिश है, पीसीज का मेंबर है। मिक्सिन ये साइक्लोस्टोमेटा क्लास का मेंबर है, और किलोन ये रेप्टिलिया क्लास का मेंबर है। इसका मतलब 3 अलग अलग ग्रुप जो है वो इसमें दे रखे हैं। एक ग्रुप दे रखा है ओस्टिक्थिस फिश, दूसरा ग्रुप जो दे रखा है वो दे रखा है साइक्लोस्टोमेटा, और तीसरा दे रखा है किलोन में से। किलोन है रेप्टिलिया ग्रुप। अब इसमें देखना आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू बीटा, मैक्सिन एंड किलोन, तीनों के लिए इनकरेक्ट आपको बताना है। तो पहला, दे ऑल पोजेस ए डोर्सल हेड। दे ऑल, करेक्ट स्टेटमेंट देखना, करेक्ट स्टेटमेंट देखना जो तीनों के लिए एप्लीकेबल हो। तो पहला दे रखा, दे ऑल पोजेस ए डोर्सल हेड, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सारे के सारे कोर डेटा के मेंबर है।
साइक्लोस्टोमेटा भी कोर्डेटा है, वर्टिब्रेट्स है, ये भी वर्टिब्रेट्स है, ये भी वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट में या कोर्डेटा में हमेशा वेंट्रल हर्ट होता है, नॉन कोर्डेटा में डोर्सल हर्ट होता है। तो पहला गलत हो गया। दे ऑल एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए आप बेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि ओस्टिक थिस्पिस है, और इनके अंदर जो है वो इसमें देखें तो ये केलोन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये सेम नहीं होगा, इनकरेक्ट हो गया। दे ऑल पोजेस पेयर्ड फिन्स एंड लिम्स। पेयर्ड फिन्स है, ये मिक्सिन में नहीं होती क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर में पेयर्ड फिन्स और इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो स्केल्स है वो एब्सेंट होती हैं। तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। दे ऑल लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इन सब में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, समझ गए। दे ऑल लैक द कैपेसिटी ऑफ, तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। ये इसके लिए करेक्ट है क्योंकि आपको ध्यान है पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया तक कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मिक होते हैं, जिनके अंदर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। रेप्टिलिया के बाद एवीज और मेमेलिया ये होम्योथर्मिक होते हैं, जिनमें बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इन तीनों के लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट इन तीनों के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ए दे रखा है मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फीसेस। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, लगभग साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहा है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विद जो, हाउ मेनी ऑफ द वो गिवन फीचर्स होल्ड ट्रू फॉर लेम्प्रे। लेम्प्रे कौन सी क्लास का मेंबर है, साइक्लोस्टोमेटा का। और साइक्लोस्टोमेटा में आपको ध्यान है जोलेस फिश होती है साइक्लोस्टोमेटा की, और ये जोलेस फिशेस होती हैं जिनके अंदर नोटोकॉड परसिस्ट होती है। पार्शियली नोटोकॉड का डेवलपमेंट वर्टिब्रल कॉलम में हो जाता है, समझ गए। तो इसमें एनसीईआरटी में वैसे दे रखा है वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम आर कार्टिलेजनस, बट वो नोटोकॉड पूरी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती। पार्शियली नोटोकॉड जो है वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है और कुछ नोटोकॉड उसमें थ्रू आउट लाइफ बनी रह जाती है। तो इसमें फर्स्ट मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स ये करेक्ट है। वर्टिब्रेट्स में सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पहले की साइक्लोस्टोमेटा है, और उसके बाद नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ये भी करेक्ट है क्योंकि पार्शियल मॉडिफिकेशन तो हो जाता है उसका, कुछ नोटोकॉड का पार्ट उसमें बना रहता है। एक्टोपैरासाइट ऑन सम फीसेस ये भी करेक्ट है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विद जो ये गलत है, विदाउट जो होती है, जो इसमें एब्सेंट होते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन फीचर्स होल्ड ट्रू फॉर लेम्प्रे, क्या जाएगा इसमें, 3 स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये सेकंड हो जाएगा। और इसमें 3 करेक्ट वाले बताने, हाउ मेनी ऑफ द गिवन फीचर्स होल्ड ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 हो गए इसका आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म, इट्स फाइलम एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। करेक्ट मैचिंग करनी है आपको। पहले कॉलम में ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, फिर फाइलम दे रखा है, फिर कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। फर्स्ट पे आ जाए हैं लीवर फ्लूक प्लेटिहेल्मिन्थिस, फाइलम करेक्ट है यहाँ तक। हैव बोथ हुक्स एंड सकर्स ये इनकरेक्ट हो गया। इसमें प्लेटिहेल्मिन्थिस में हुक एंड सकर्स होते हैं, लेकिन लीवर फ्लूक की अगर हम बात करें तो लीवर फ्लूक में हुक्स नहीं होते, ओनली सकर्स होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। स्कॉर्पियन फाइलम दे रखा है एनेलिडा, ये गलत हो गया। स्कॉर्पियन कौन से फाइलम में आएगा, आर्थ्रोपोडा में आएगा, तो ये सेकंड गलत हो गया। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यहां तक सही है लेकिन ये गलत है फाइलम। कटलफिश मोलस्का सही है। मोनोसियस एंड ओविपेरस, तो ये मोनोसियस, कटलफिश का दे रखा मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, तो ये गलत हो गया। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस होते हैं, तो ये डायोसियस एंड ओविपेरस होंगे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ब्रेन कोरल जो है वो मिएंड्रिना है, जूलॉजिकल नेम मिएंड्रिना, और ब्रेन कोरल कॉमन नेम। ब्रेन कोरल निडेरिया, सिलेंडेटा निडेरिया का मेंबर है, करेक्ट है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग, ये करेक्ट है। तो इसमें तीनों चीजें
करेक्ट मैच कर रही हैं। ब्रेन कोरल या मेंड्रीना जो है वो सिलेंट्रेटा या निडेरिया का मेंबर है, ये बात भी करेक्ट है। और इसके साथ साथ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, जो सिंगल ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलती है। क्लियर यहां तक? तो ये करेक्ट हो गया इसमें। तो करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट मैचिंग वाला जो है वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके करेक्ट मैचिंग वाला रहेगा। क्लियर? आगे चलें। 102 सी एनिमोन रिप्रेजेंट्स सी एनिमोन। सी एनिमोन का मतलब एडम्सिया की बात कर रहा है, तो एडम्सिया सी एनिमोन ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी एनिमोन रिप्रेजेंट्स अम्ब्रेला शेप्ड पोलिप फॉर्म। गलत है, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है वो पोलिप नहीं होती। अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी को क्या कहते हैं? मेडुसा फॉर्म कहते हैं, तो गलत हो गया। मेडुसा फॉर्म विच इज फॉर्म्ड वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडम्सिया या सी एनिमोन है वो किस फॉर्म में होता है? वो पोलिप फॉर्म में होता है, मेडुसा फॉर्म में नहीं होता। तो ये बता रखा मेडुसा फॉर्म, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सिलेंड्रिकल पोलिप फॉर्म ये करेक्ट है। सिलेंड्रिकल पोलिप फॉर्म में होता है एडम्सिया या सी एनिमोन। मेडुसा फॉर्म विच इज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडुसा फॉर्म इसमें होती नहीं है। कौन सी फॉर्म रहेगी? हमेशा पोलिप फॉर्म में होती है। क्लियर यहां तक? तो सी एनिमोन या एडम्सिया के लिए जो है वो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 103 में हिरुडिनेरिया डिफर्स फ्रॉम निरीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। आपको वो फीचर्स बताने जो निरीज से हिरुडिनेरिया को सेपरेट करते हैं, उसको डिफर करते हैं। तो हिरुडिनेरिया डिफर्स फ्रॉम निरीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में से डिफरेंट है, एक्सेप्ट इनमें से कौन से फीचर को छोड़कर हिरुडिनेरिया इससे डिफरेंट होता है, निरीज से डिफरेंट होता है? नेफ्रिडिया टू रिमूव एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि दोनों में होते हैं। हिरुडिनेरिया में भी नेफ्रिडिया से ही एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकलता है और निरीज में भी यही नेफ्रिडिया काम करेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों में होता है, हिरुडिनेरिया में भी होता है और निरीज में भी होता है, इसको भी नहीं छोड़ सकते। डायोसियस विद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, डायोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल, डायोसियस विद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये इनके अंदर हिरुडिनेरिया डिफर फ्रॉम निरीज, तो ये भी दोनों के लिए हो गया। प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया की प्रेजेंस भी दोनों में नहीं है, केवल एक में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, निरीज में होते हैं, हिरुडिनेरिया में नहीं होते। जबकि आपको कौन सा देखना है? जो हिरुडिनेरिया में हो, निरीज में नहीं हो। क्लियर यहां तक? और हिरुडिनेरिया का बता रखा है डायोसियस, तो ये हिरुडिनेरिया के साथ एक लिंगी। डायोसियस नहीं होता हिरुडिनेरिया, मोनोसियस होगा, और निरीज डायोसियस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऐसा कोई भी जो है वो नहीं है, चारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चारों में से ऐसा कोई भी करेक्ट डिफरेंस नहीं है जो हिरुडिनेरिया में प्रेजेंट हो और निरीज में नहीं हो। इसका मतलब ABCD ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दे रखा एक्सेप्ट, किस एक को छोड़कर, इसका मतलब चारों को ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इनमें से एक भी कैरेक्टर नहीं है जिसके कारण आप हिरुडिनेरिया को निरीज से डिफरेंट कर सकते हो, या जो हिरुडिनेरिया में प्रेजेंट हो निरीज में एब्सेंट हो। क्लियर यहां तक? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद देखें 104 कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इन एमनियोटिक क्लिडोइक एग्स आर फाउंड इन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और एमनियोटिक क्लिडोइक एग किन में होता है? एमनियोटिक और क्लिडोइक एग जो है वो किस किस में होते हैं? दो में होते हैं, एमनियोटिक के साथ साथ क्लिडोइक, रेप्टिलिया और एवीज में। तो रेप्टिलिया और एवीज में दोनों के अंदर एमनियोटिक क्लिडोइक एग होते हैं, लेकिन आगे दे रखा है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी होना चाहिए। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है वो केवल एवीज में होता है, दोनों में से। रेप्टिलिया में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें? इसका आंसर आएगा एवीज। एवीज का कौन सा मेंबर है इसमें से? नियोफ्रोन जो है वो एवीज का मेंबर है। ये मेमेलिया और मेमेलिया, तो नियोफ्रोन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन मेमेलिया के अंदर जो है वो एमनियोटिक एग तो होते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी होता है, लेकिन क्लिडोइक एग नहीं होते। क्लियर यहां तक? तो क्लिडोइक एग के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? नियोफ्रोन हो जाएगा। उसके बाद देखें
105, the function of transport of nutrients and respiratory gases within the body is carried out by water in all of the following except. इनमें वाटर के साथ साथ जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता हो, न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता हो बॉडी में, वो किसके थ्रू हो रहा हो? वाटर के थ्रू हो रहा हो। ऐसे कौन कौन से एनिमल है जिनके अंदर जिनको छोड़कर ये वाटर के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता हो? तो कौन से में हो? स्पंज में वाटर कैनाल सिस्टम होती है, इसमें वाटर से ट्रांसपोर्ट होगा। स्टारफिश वाटर वास्कुलर सिस्टम ही करता है। होलोथुरिया एक इनवर्टेब्रेट है, इसमें भी वाटर वास्कुलर सिस्टम करेगा। कटल फिश मोलस्क है, इसमें वाटर के थ्रू नहीं होता है, इसमें ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी गैसेस की सप्लाई या ट्रांसपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4th हो जाएगा कटल फिश, मोलस्का का मेंबर है। अगला देखें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब जो है वो आपको ध्यान है क्या होता है? जहां एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो मल्टीपल जीन्स हो। एक से ज्यादा जीन अगर किसी एक ही सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तब हम उसको कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला दे रखा ट्रेड्स आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। करेक्ट है, ट्रेड्स जो है वो एक क्रॉस ए ग्रेडियंट का मतलब खूब सारी जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, खूब सारे तरह के जो है वो इसके फिनोटाइप जो है वो अपीयर होंगे। तो ट्रेड्स आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। करेक्ट है। टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा, एनवायरनमेंट के थ्रू जो है वो इफेक्ट होता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट होंगे वैसे वैसे एनवायरनमेंट चेंज करता जाएगा। जैसे स्किन कलर है, एनवायरनमेंट जो है वो स्किन कलर को इफेक्ट करता है, जो अपने आप में क्या है? एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो ये करेक्ट है। द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील एंड इफेक्ट ऑफ ईच डोमिनेंट एलील इज एडिटिव। फिनोटाइप जो है वो किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। हर एलील के कॉन्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड होता है। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा, जितने रिसेसिव एलील होंगे उतना रिसेसिव का शो करेगा। क्लियर यहां तक? तो हर डोमिनेंट एलील अपने आप में जो है वो क्या करता है? एडिटिव इफेक्ट को शो करता है। तो ये भी अपने आप में करेक्ट है। Was described by Mendel during his experiment। ये गलत है। मेंडल ने कभी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया था कोलरूटर ने। कोलरूटर जो है इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ गए, या फादर ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस मेंडल को माना जाता है। क्लियर आंसर? तो ये कोलरूटर ने डिस्क्राइब किया था, इसका मतलब ये डी गलत है। आगे करेक्ट जो है वो कौन कौन से हो गए? इसका मतलब ए बी सी आर करेक्ट, 3 करेक्ट है, ए बी एंड सी करेक्ट है, डी गलत इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला देखें। गिव द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स। 2 जीन्स के फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? लिंकेज। तो एक ही जगह तो लिंकेज है। The generation of non-parental gene recombination, non-parental gene combination, इस तरह की जनरेशन को हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। तो बी में रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट होंगे। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस विच अपीयर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। डबल होते हैं और हर सेल डिवीजन में डिवाइड होते हो तो वो इनके अंदर जो है वो क्या होगा? क्रोमोसोम्स। हर सेल डिवीजन से पहले डबल होके और डिवाइड होते रहते हैं। तो ये सी में क्रोमोसोम्स। तो पहले ऑप्शन में देखें आप, ए लिंकेज सही है, बी एलील गलत हो गया, बी रिकॉम्बिनेंट आना चाहिए। सेकंड में बी रिकॉम्बिनेशन सही है और सी क्रोमोसोम ये सही है। थर्ड में ए क्रॉसिंग ओवर गलत है, लिंकेज कहेंगे इसको। तो ये वैसे ही गलत हो गया, क्रोमेटिन दे रखा साथ में। बी लिंकेज और बी लिंकेज दे दिया, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा? इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आंसर? आगे देखें 108 में फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना आपको, इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या रहेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट है जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग डिटरमाइंस सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन। जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग डिटरमाइंस सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन। ह्यूमन चाइल्ड में सेक्स को डिटरमाइन जो है
वो कौन करेगा? एग का मेकअप करता है या स्पर्म का? स्पर्म का करेगा, क्योंकि एग जो है उनके अंदर सेम जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में जो स्पर्म बनेंगे उनके अंदर एक में एक्स होता है, एक में वाई होता है। इसलिए कौन सा जेनेटिक मेकअप जो है वो ह्यूमन चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है? ये करेगा स्पर्म का जेनेटिक मेकअप जो है वो इसको डिटरमाइन करेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा? जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन। करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। XOXY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगेमिटी। ये फीमेल हेटेरोगेमिटी का एग्जांपल नहीं होगा, समझ आ गई? XXXY होता है या फिर XXX0 होता है, ये इस टाइप का कोई है ही नहीं। क्लियर आंसर? इनकरेक्ट हो गया। हैंकिंग को ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू oogenesis, ये गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो है वो सबसे पहले इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने जो है वो एक्स क्रोमोसोम को देखा था, जिसको एक्स बॉडी का नाम दिया था इन्होंने। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा। क्लियर आंसर? उसके बाद देखें हम 109 में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन इन। बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन से डिफरेंट किस टाइप से होता है? तो बर्ड्स में आपको ध्यान होगा, बर्ड्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है ZWZZ टाइप का। ZWZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होने का मतलब होता है कि इसमें फीमेल होमोगेमेटिक होती है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। ये फीमेल का है और ये मेल का होता है। मेल होमोगेमेटिक है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। जबकि ह्यूमन में जस्ट अपोजिट होता है। ह्यूमन में मेल हेट्रोगेमेटिक और फीमेल होमोगेमेटिक। बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटिक, मेल होमोगेमेटिक। क्लियर आंसर? तो पहला देखें, मेल हैव लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन इन फीमेल्स। ये गलत है। ये इंसेक्ट के लिए होता है जिनके अंदर XX0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसके लिए ये पॉसिबल है। पहले मेल हैव लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन फीमेल, ये इंसेक्ट के लिए होता है XXX0 टाइप का। मेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ स्पर्म्स, मेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ स्पर्म्स। इसका मतलब ZZ दोनों सेम है, होमोगेमेटिक है, तो दोनों सेम टाइप के स्पर्म बनाएगा। ये करेक्ट है। फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, ये भी करेक्ट है। तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर आंसर? फोर्थ आंसर करेक्ट है। अगले पे चलें। इन द गिवन कैटेगरी डार्क सेडेड ऑर्गेनिज्म आर पेशेंट ऑफ एल्बिनिज्म, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ A एंड B? अब आप देखें, सबसे पहले आपको दे रखा है कि ये डार्क सेडेड है, वो किसको शो कर रहा है? एल्बिनिज्म को। एल्बिनिज्म या एल्बिनो जो डिजीज है वो अपने आप में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जब ये इस कंडीशन में हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो। अब ये होमोजाइगस कंडीशन में ये एल्बिनो है, जबकि प्रोजेनी सारी की सारी नॉर्मल आ रही है। सारी नॉर्मल प्रोजेनी किस कंडीशन में आ सकती है? जब इसका जीनोटाइप जो है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल A। तब आ सकती है। अगर ये कैपिटल A स्मॉल हो जाए तो 50% एल्बिनो आ जाएंगे। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ये एल्बिनो, ये नॉर्मल। अब इनमें क्रॉस कराओगे तो पहली ये कैपिटल A स्मॉल है, फिर ये कैपिटल A स्मॉल है, अगला कैपिटल A स्मॉल है और चौथा भी कैपिटल A स्मॉल है। कैपिटल A स्मॉल है जब तक आ रहा है रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए कैपिटल A स्मॉल है वाला कैसा रहेगा? कैरियर हो सकता है लेकिन इफेक्टेड नहीं आएगा। तो नॉर्मल आ रही है प्रोजेनी सारी। अब इसमें आगे इसको क्या बता दिया इन्होंने? एल्बिनो। डार्क शेडेड है, एल्बिनो डिजीज आ गई, इसका मतलब ये होमोजाइगस रिसेसिव है। अब अगला पूछा कि इनकी प्रोजेनी जो है वो किस टाइप की आएगी। तो प्रोजेनी कैसे आनी चाहिए? कैपिटल A स्मॉल है, एक तो ये होगी। अगली प्रोजेनी कैपिटल A स्मॉल a, फिर नेक्स्ट प्रोजेनी स्मॉल a स्मॉल a और नेक्स्ट प्रोजेनी स्मॉल a स्मॉल a। चार में से दो बच्चे जिनके क्या रहेगा? एल्बिनो डिजीज है। तो चार में से दो बच्चों में एल्बिनो डिजीज आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ A एंड B, A और B के ऑफस्प्रिंग में डिजीज के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बच्चों में क्या रहेगी? तो 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी। आप देख रहे हो चार में से दो में डिजीज आ रही है, दो नॉर्मल आ रहे हैं।
क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। 111 हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ हीमोग्लोबिन की बात आ गई, इसका मतलब सीधा सीधा क्या रहेगा? कौन सी डिजीज? सिकल सेल एनीमिया या जो है वो दूसरी थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। तो बात कर रहा है ये एसोसिएटेड हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ हीमोग्लोबिन। इट मीन्स सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है यहाँ। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर करेक्ट है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पॉसिबिलिटी ऑफ अफेक्टेड फीमेल इज रेयर, ये गलत है, क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। वहां मेल फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता कि फीमेल में रेयर होती हो मेल में ज्यादा होती हो। वो किसके लिए होता है? एक्स लिंक्ड जो डिजीज होती है वो फीमेल के अंदर होने के चांसेस कम होते हैं, मेल के अंदर उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर यहां तक? तो यहां जो है वो क्या रहेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ अफेक्टेड फीमेल इज रेयर, ये गलत है। अगला सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एमिनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वो किसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है? वेलिन एमिनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है। जीएजी की जगह कोडोन कौन सा आ जाता है? जीएजी की जगह कोडोन आ जाता है, जीयूजी कोडोन। तो ये इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा? ये इसमें रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वो वेलिन एमिनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है। रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी गलत है। अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसका रिड्यूस हो जाना, सिंथेसिस का रिड्यूस हो जाना, ये भी पॉसिबल नहीं है। बीटा चेन या तो बनेगी नहीं, इसमें बीटा चेन में क्या होता है? ये बीटा चेन का सिंथेसिस रिड्यूस नहीं होती, जबकि उसमें क्या होता है? पॉलीमराइज्ड हो जाती है, और पॉलीमराइज्ड होने के कारण आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाती है। क्लियर यहां तक? तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट जो है वो कौन कौन सा होगा इसमें? करेक्ट है वो कौन कौन सा इनमें? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एमिनो एसिड। तो दो करेक्ट है इसमें। तो ये करेक्ट भी दो है और इनकरेक्ट भी दो है। तो इनकरेक्ट पूछे तो भी दो, करेक्ट भी दो। अगले पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 112 है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को देख के करेक्ट ऑप्शन देखना आपको। ऑटोपोलिप्लोइडी, ऑटोपोलिप्लोइडी का मतलब होता है, पॉलीप्लोइडी का मतलब होता है सेट के नंबर में चेंजेस आना। सेट के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो सेम सेट के अंदर चेंजेस आए तो ऑटोपोलिप्लोइडी, और डिफरेंट टाइप के सेट्स जो है वो अगर और आके जुड़ जाए उसमें तब वो क्या आएंगी? जो एलोपोलिप्लोइडी होती है। समझ में आ गई? तो ये इनके अंदर जो है वो ऑटोपोलिप्लोइडी का एग्जाम्पल जो है वो तो क्या जाएगा? ए। सेम टाइप के जो है वो सेट के नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सेम टाइप के सेट के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये आ जाएगा ए के साथ सेकंड। एनुप्लोइडी, एनुप्लोइडी का मतलब केवल क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ रहा है, सेट के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो 2n+1 होगा इसके साथ। एलोपोलिप्लोइडी, ये डिफरेंट सेट में चेंजेस आ रहा है। नलिसोमी 2n-2। तो में अगर एक सेट के दोनों क्रोमोसोम निकल जाए, डिलीट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? नलिसोमी कहेंगे। एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम जो है वो अगर डिलीट हो जाए तो नलिसोमी कहेंगे इसको। तो ये इनके अंदर 2n-2। तो ए के साथ क्या आएगा? ए के साथ तो आ जाएगा सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ थर्ड एलोपोलिप्लोइडी, और डी के साथ फोर्थ। तो ए के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ थर्ड, डी के साथ फोर्थ। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अगला देखें 113, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एमीबिक डिसेंट्री। एमीबिक डिसेंट्री के लिए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपको देखना है। तो एमीबिक डिसेंट्री के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या रहेगा? पहला स्टेटमेंट आप देखें, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट विच इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट है? रॉन्ग देखना आपको एमीबिक डिसेंट्री के लिए। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट विच इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा। हाउस फ्लाइज आर कैरियर्स and they transmit the parasite from feces of infected person to food and water and contaminate them. हाउस फ्लाई इसकी कैरियर होती है। जो हाउस फ्लाई कैरियर है वो क्या करती है? फीकल मैटर पे बैठती है इन्फेक्टेड पर्सन के, और फीकल मैटर पे बैठ के वहाँ मैकेनिकल कैरियर है, मैकेनिकल कैरियर है तो क्या करेगी? फीकल मैटर पे बैठ के उससे उनके पैरासाइट को
गेन करेगी और उस पैरासाइट को जो है वो फूड और वाटर पे ले जाके उसको कंटेमिनेट कर देती है। ऐसे फूड और वाटर का जब यूज कर लेते हैं हेल्दी पर्सन, तो उनके अंदर इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये भी अपने आप में करेक्ट है। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आर कॉमन सिम्टम, ये भी करेक्ट है, ये इसके कॉमन सिम्टम भी है। कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, ये गलत है। नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज जो है वो कॉमन कोल्ड के सिम्टम है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट फोर्थ हो गया। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 114, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट, मलेरियल पैरासाइट आपको ध्यान है प्लाज्मोडियम होता है। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जीनस है, जिसकी कई सारी स्पीशीज है जिसके कारण मलेरिया हो सकता है। तो बात करें पहले, दे मल्टीप्लाई इन लिवर सेल्स एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन, करेक्ट है। ह्यूमन की आरबीसी में और लिवर सेल में जो है वो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, वहां अपनी आपकी साइजों को नहीं करती है, तो पहला करेक्ट है। गैमेटोसाइट्स आर इन्फेक्टिव स्टेज फॉर फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस के लिए गैमेटोसाइट जो है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो बनती कहाँ पे है, मेन ह्यूमन की आरबीसी में बनेगी। और ह्यूमन की आरबीसी में बनने के बाद जब वो कोई भी फीमेल एनोफिलिस ब्लड सक करती है उस ह्यूमन का, इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उसके साथ वो गैमेटोसाइट जो है वो फीमेल एनोफिलिस में आ जाती हैं और आगे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करती हैं। तो गैमेटोसाइट आर इन्फेक्टिव स्टेज फॉर फीमेल एनोफिलिस, ये भी करेक्ट है। गैमेटोसाइट इंट्रोड्यूस्ड इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, ये गलत है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये एंटर करते हैं तब कौन सी स्टेज में एंटर करेगा, स्पोरोजोइट स्टेज में एंटर करता है, जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस किसी ह्यूमन को बाइट करती है। क्लियर आदत? तो ये किसी भी ह्यूमन को जब बाइट करती है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, उसके अंदर स्पोरोजोइट बने होते हैं और वो अपने स्पोरोजोइट को जो है उसके अंदर छोड़ देती हैं ह्यूमन ब्लड में, ताकि वो आगे जाके आरबीसी में और लीवर सेल में अपनी साइजों को नहीं करे। क्लियर आंसर? तो ये इनकरेक्ट है। इंट्रोड्यूस्ड इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, तो कौन सी स्टेज, गैमेटोसाइट नहीं जाएगी, स्पोरोजोइट्स जाएगी। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया, ये भी करेक्ट है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो प्लाज्मोडियम की सबसे फैटल स्पीशीज है, सबसे घातक स्पीशीज है, जिसके कारण मैलिग्नेंट मलेरिया हो सकता है। तो इसमें पूछा क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा जाएगा, थर्ड जो है वो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 115, द हैवी एंड लाइट चेन्स ऑफ एन एंटीबॉडी आर कनेक्टेड बाय। एंटीबॉडी के अंदर जो हैवी और लाइट चेन बन रही हैं, वो हैवी और लाइट चेन आपस में किससे इंटरकनेक्ट होती हैं, हैवी और लाइट चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से होती हैं, समझ गए। तो इनके बीच बीच में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा इसका 116, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉयड इन फीमेल। फीमेल डोपिंग जो करती है, मेल फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए डोपिंग करते हैं, जिसमें एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, डायूरेटिक ड्रग्स है, इस तरह की ड्रग्स का या स्टीरॉयड्स का यूज करते हैं। लेकिन इन यूज के एक बार के लिए वो क्या करता है, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाते हैं, एनहेंस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। अब इनमें पूछा है कि फीमेल में कौन सा नहीं होता, फॉलोइंग में नॉट बी द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉयड इन फीमेल। फीमेल में एनाबॉलिक स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। मैस्कुलिनाइजेशन होता है फीमेल के अंदर, इसका साइड इफेक्ट है। इंक्रीज एग्रेसिवनेस है, इंक्रीजिव एग्रेसिवनेस भी बढ़ती है फीमेल में। डिप्रेशन एंड एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है। प्री मैच्योर बाल्डनेस, ये मेल के अंदर इसका साइड इफेक्ट है, फीमेल में इसका साइड इफेक्ट ये प्री मैच्योर बाल्डनेस वाला नहीं होता। क्लियर यहां तक? ये पूछा क्या है, फीमेल के लिए पूछा है, तो फीमेल के अंदर जो है वो कौन सा साइड इफेक्ट नहीं होगा, प्री मैच्योर बाल्डनेस जो है वो फीमेल में नहीं होगी। क्लियर यहां तक? आगे चलें। 117, substance which is secreted by virus infected cell which protect non infected cells from the further viral infection is known as, क्या कहेंगे इसको, कौन सा सब्सटेंस जो है वो इससे सिक्रीट होता है जो फर्दर सेल्स पर वायरस इंफेक्शन को रोक देता है। तो कौन सा होगा, इंटरफेरोन जो है वो इसके लिए यूज होता है। साइटोकाइन बैरियर होता है, इंटरफेरोन जो इसके लिए सिक्रीट होता है। 118,
विच ऑफ द फॉलोइंग में अपीयर ड्यूरिंग विड्रोल सिंड्रोम ऑफ ड्रग एल्कोहल। ड्रग एल्कोहल के विड्रोल सिंड्रोम जो है इनमें कौन कौन से रहेंगे? मैं अपीयर ड्यूरिंग विड्रोल सिंड्रोम ऑफ ड्रग एल्कोहल। ड्रग एल्कोहल के विड्रोल सिंड्रोम अगर अचानक से बंद कर दी जाए ड्रग एल्कोहल की खुराक देना तो उसमें कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं? एंजाइटी होती है, करेक्ट है। सेकेंडनेस भी होता है, कंपाने लगता है शरीर। नॉइज एंड स्वेटिंग भी होती है, ये भी करेक्ट है। जी घबराना, स्वेटिंग होना, पसीना आना तेज, ये भी होता है। पैरालिसिस जो है वो नहीं होता उसमें। तो ये कौन कौन से इफेक्ट होंगे इसमें? ए बी सी ओनली। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, ए बी एंड सी। पैरालिसिस जो है वो इससे नहीं होगा। उसके बाद देखें 119, व्हाट प्रिकॉशंस आर नॉट यूज्ड एट द टाइम ऑफ और आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कौन सा प्रिकॉशन जो है वो यूज नहीं किया जा सकता? अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है या ग्राफ्टिंग की है तो ग्राफ्टिंग के दौरान या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इनमें से कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती? टिश्यू मैचिंग की जाती है, एसएलए टेस्ट होता है टिश्यू मैचिंग के लिए, सही है। ब्लड ग्रुप मैचिंग भी की जाती है, ये भी करेक्ट है। ब्लड ग्रुप को भी मैच करने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट, इसके बाद लगातार लंबे टाइम के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देने होते हैं। और उसके बाद जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन दे रखा है, ये गलत है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है उसका कहीं भी इसमें यूज नहीं होता। क्लियर यहां तक? अगले पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है एक प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, एक रेडीमेड एंटीबॉडी का किसी भी दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करना, उसको इंट्रोड्यूस करना, उस चीज को हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। और किसी एंटीजन को एंटर करवा के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करवाना वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। तो बात कर रहा है ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? नॉट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जो आईजीजी एंटीबॉडीज आती है वो अपने आप में पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि वो रेडीमेड एंटीबॉडीज आ रही है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है, करेक्ट है। इम्यूनिटी प्रोवाइडेड थ्रू मदर्स कोलोस्ट्रम टू द न्यूनेट। इम्यूनिटी प्रोवाइडेड थ्रू मदर्स कोलोस्ट्रम, मदर के कोलोस्ट्रम से जो एंटीबॉडीज आती है आईजीए एंटीबॉडी मैक्सिमम, ये भी क्या है? अपने आप में रेडीमेड एंटीबॉडीज आ रही है, तो पैसिव इम्यूनिटी है, करेक्ट है। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम, सांप के काटने पे जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है वो भी पैसिव इम्यूनिटी है। इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस डेलिबरेटली ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीजन को बॉडी में इंजेक्ट करना, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। तो ये इसमें पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका। बाकी सब पैसिव इम्यूनिटी है, ये अपने आप में एक्टिव इम्यूनिटी है। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये आपके जूलॉजी के सारे